दूसरे दिन भी घर में चुप्पी छाई रही थी। वह जागा था, फिर से घर वालों को तो जैसे उसके जागने का ही इंतजार था। झटपट उसके लिए थाली परोसी गई। उसने जैसे तैसे खाया और एक बार फिर से सो पड़ा और बस सोता ही रहा था। यह दूसरी रात थी जो अनुजा जागते बिता रही थी। और परीक्षित रात भर जाने क्या क्या न बड़बड़ाता रहा था। बीच बीच में उसकी सिसकियां भी उसे सुनाई पड़ रही थीं। उस रात भी वह अनछुई ही रही थी। फिर जब वह जागा था, अनुजा के समीप आकर बोला, तब उसकी आवाज में पछतावे सा भाव था। माफ करना मुझे, बहुत पीड़ा पहुंचाई मैंने आपको। डोट आपको शब्द जैसे उसे चुभ गया। बोली कुछ भी नहीं, पर इस एक शब्द ने तो जैसे एक बार में ही दूरियां बढ़ा दी थीं। उसके तो तन बदन में आग ही लग गई थी। रिमझिम जो उसका प्यार थी, इसकी बारात के दिन ही उसने आत्महत्या कर ली थी। लौटा तो पता चला। फिर वह भाग खड़ा हुआ था। लौटने के बाद भी अब परीक्षित या तो घर पर ही गुमसुम पड़ा रहता या फिर कहीं बाहर दिन भर भटकता रहता। फिर जब थकामांदा लौटता तो बगैर कुछ कहे सुने सो पड़ता। ऐसे में ही उसने उसे रिमझिम झोड़कर उठाया और पहली बार अपनी जबान खोली थी। तब उसका स्वर अवसाद भरा था। मैं पराए घर से आई हूं, ब्याहता हूं आपकी, आपने मुझसे शादी की है, यह तो नहीं भूले होंगे आप। वह निरीह नजरों से उसे देखता रहा था, बोला कुछ भी नहीं। अनुजा को उसकी यह चुप्पी चुभ गई। वह फिर से बोली थी, तब उसकी आवाज विकृत हो आई थी। मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मुझे लौट जाना चाहिए अपने मम्मी पापा के पास? आपने बड़ा ही घिनौना मजाक किया है मेरे साथ। क्या आपका यह दायित्व नहीं बनता कि सब कुछ सामान्य हो जाए और आप अपना कामकाज संभाल लो, अपने दायित्व को समझो और इस मनहूसियत को मिटा डालो? चंद लम्हों के लिए वह रुकी। खामोशी छाई रही। उस खामोशी को खुद ही भंग करते हुए बोली, आपके कारण ही पूरे परिवार का मन मलिन रहा है अब तक। वह भी उसके लिए जो आपकी थी भी नहीं। अब मैं हूं और मुझे आपका फैसला जानना है, अभी और अभी। मैं घुट-घुट कर जी नहीं सकती, समझे आप? अनुजा के भीतर का दर्द उसके चेहरे पर था, जो साफ झलक रहा था। परीक्षित के चेहरे की मायूसी भी वह भली भांति देख रही थी। दोनों के ही भीतर अलग अलग तरह के झंझावात थे, झुंझलाहट थी। परीक्षित उसे सुनता रहा था। वह उसके चेहरे पर अपनी नजरें जमाए रहा था। वह अपने प्रति उपेक्षा, रिमिझम के प्रति आक्रोश को देख रहा था। जब उसने चुप्पी साधी, परीक्षित फफक पड़ा था और देर रात फफक फक कर रोता ही रहा था। अश्रु थे जो उसके रोके नहीं रुक रहे थे। तब उसकी स्थिति बेहद ही दयनीय दिखी थी उसे। वह सकपका गई थी। उसे अफसोस हुआ था। अफसोस इतना कि आंखें उसकी भी छलक आई थी, यह सोचकर कि मुझे इसकी मनोस्थिति को समझना चाहिए था। मैंने जल्दबाजी कर दी, अभी तो इसके क्षत-विक्षत मन को राहत मिली भी नहीं और मैंने इसके घाव फिर से हरे कर दिए। उसने उसे चुप कराना उचित नहीं समझा, सोचा मन की भड़ास आंसुओं के माध्यम से बाहर आ जाए तो ही अच्छा है। शायद इससे यह संभल ही जाए। फिर भी अंतर्मन में शोरगुल था। उसमें से एक आवाज अस्फुट सी थी, क्या मैं इतनी निष्ठुर हूं जो इसकी वेदना को समझने का अब तक एक बार भी सोचा नहीं? क्या स्त्री जाति का स्वभाव ही ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखती है? दूसरों की परवाह करना, दूसरों की पीड़ा क्या उसके आगे कोई महत्व नहीं रखती? क्या ऐसी सोच होती है हमारी? अगर ऐसा ही है तो बड़ी ही शर्मनाक बात है यह तो। उसकी तंद्रा तब भंग हुई थी जब वह बोला, शादी हो जाती अगर हमारी तो वह आपके स्थान पर होती आज। प्यार किया था, उससे निभाना भी चाहता था, पर इन बड़े बुजुर्गों के कारण ही वह चल बसी। मैं कहाँ जानता था कि वह ऐसा कर डालेगी। पर मेरा क्या? इस पचड़े में मैं दोषी कैसे? मुझे सजा क्यों मिल रही है? आप कहो तो अभी इसी क्षण अपना सामान समेट कर निकल जाऊं। देखिए, मुझे संभलने में जरा वक्त लगेगा। फिर मैंने कब कहा कि आप यह घर छोड़कर चली जाओ? तभी अनुजा फिर से बिफर पड़ी, वह हमारे वैवाहिक जीवन में जहर घोल गई है।
अगर वह भली होती तो ऐसा कहर तो न ढाती। लाज, शर्म, परिवार का मान सम्मान, मर्यादा भी तो कोई चीज होती है जो उसमें नहीं थी। इतनी कड़वी जबान तो न बोलो उसके विषय में जो रही नहीं। ऊल जलूल बकना क्या ठीक है। फिर उसने ऐसा क्या कर दिया? वह एकाएक आवेशित हो उठा था। वह एक बार फिर से सकपका गई थी। उसे उससे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा तो नहीं थी। फिर वह अब तक यह बात समझ ही नहीं पाई थी कि गलत कौन है। क्या वह खुद? क्या उसका पति? या फिर वह नासपीटी? देखते देखते चंद दिन और बीत गए। स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रही थी। अब उसने उसे रोकना टोकना छोड़ दिया था और समय के भरोसे जी रही थी। परीक्षित अब भी सोते में जागते में रोता सिसकता दिखता। कभी उसकी नींद उचट जाने पर रात के अंधेरे में ही घर से निकल जाता। घंटों बाद थकाहारा लौटता भी तो सोया पड़ा होता। भूख लगे तो खाता, अन्यथा थाली की तरफ निहारता भी नहीं। बड़ी गंभीर स्थिति से गुजर रहा था वह। और अनुजा झुंझलाती रहती थी। ऐसे में अनुजा को उसकी चिंता सताने भी लगी थी। इतने दिनों में परीक्षित ने उसे छुआ भी नहीं था, न खुद से उससे बात ही की थी उसने। उस दिन पलंग के समीप की टेबल पर रखी रिमझिम की तस्वीर फ्रेम में जड़ी रखी दिखी तो वह चकित हो उठा। उसने उस फ्रेम को उठाया, रिमझिम की उस मुस्कराती फोटो को देर तक देखता रहा। फिर यथास्थान रख दिया और अनुजा की तरफ देखा। तब अनुजा ने देखा, उसकी आंखें नम थी और उसके चेहरे के भाव देख अनुजा को लगा जैसे उसके मन में उसके लिए कृतज्ञता के भाव थे। अनुजा सहज भाव से बोली, मैंने अपनी हटा दी रिमझिम दीदी अब हमारे साथ होंगी, हर पल, हर क्षण। आपको बुरा तो नहीं लगा? उसने उस वक्त कुछ न कहा। काफी समय बाद उसने उससे पूछा, तुमने खाना खाया? फिर तत्काल बोला, हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। तुम बैठी रहो, मैं ही मांझी से कह आता हूं कि वे हमारी थाली परोस दें। खाना खाने के दौरान वह देर तक रिमझिम के विषय में बताता रहा। आज पहली बार ही उसने अनुजा को आप और आपने कहकर संबोधित नहीं किया था। और आज पहली बार ही वह उससे खुलकर बातें कर रहा था। आज उसकी स्थिति और दिनों की अपेक्षा सामान्य लगी थी उसे। और जब वह सोया पड़ा था, उस रात एक बार भी न सिसका, न रोया और न ही बड़बड़ाया। यह देख अनुजा ने पहली बार राहत की सांस ली। मानसिक यातना से निजात पाकर अनुजा आज गहरी नींद में थी। परीक्षित उठ चुका था और उसके उठने के इंतजार में पास पड़े सोफे पर बैठा दिखा। पलंग से नीचे उतरते जब अनुजा की नजर टेबल पर रखी तस्वीर पर पड़ी तो चकित हो उठी। मुस्करा दी। परीक्षित भी मुस्कराया था उसे देख तब। अब उस फोटो फ्रेम में रिमझिम की जगह अनुजा की तस्वीर लगी थी। तुम मेरी रिमझिम हो, तुम ही मेरी पत्नी। अनुजा भी तुम्हारा हृदय बड़ा विशाल है और तुमने मेरे कारण ही महीने भर से बहुत दुख झेला है, पर अब नहीं। मैं आज ही से दुकान जा रहा हूं। और तभी अनुजा को महसूस हुआ कि उसकी मांग का सिंदूर सुर्ख हो चला है और दमक भी उठा है। कुछ अधिक ही सुर्ख, कुछ अधिक ही दमक रहा है।